वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले के टॉपिक में पढ़ा था कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने प्लासी के मैदान में एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से बंगाल के नवाब को हटा करके अपनी कठपुतली मीर जाफ़र को पद स्थापित कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं कि मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के संबंध किस प्रकार से थे और बंगाल की विजय पूर्ण किस प्रकार से हुई और वो जो प्लासी से लेकर के बक्सर के बीच 7 साल का जो समय था उस दौरान बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बक्सर का युद्ध तक 1764 तक की घटनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप पहले से परिचित हो कि प्लासी की लड़ाई के बाद में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया, लेकिन युद्ध से पहले ही मीर जाफ़र के साथ में अंग्रेज़ों ने एक संधि की थी और उस संधि में कुछ शर्तें दी गई थी और उन शर्तों का एक बहुत बड़ा हिस्सा धन देने से संबंधित था। इसमें न केवल जो सेनापति थे उनको बल्कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी पैसा देना था और बहुत अधिक मात्रा में पैसा है वो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों को देना था। तो जब वो मीर जाफ़र नवाब बन गया तो अब उसको इन शर्तों का पालन करना था और उसके ऊपर चलना था। और क्या क्या प्लासी के युद्ध के बाद में बदलाव आए और मीर जाफ़र के सामने क्या चुनौतियाँ आई, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। क्लाइव ने नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति ले ली। यह अनुमति जो फर्रुखशियर के 1717 के फरमान में उसको अंग्रेज़ों को मिली हुई थी, लेकिन सिराजुद्दौला ने उसको रद्द करने का प्रयास किया, वो क्लाइव ने वापस ले ली। कलकत्ता में एक स्थान जिला है 24 परगना, उसकी जिम्मेदारी भी अंग्रेज़ों को मिल गई और अंग्रेज़ों को निजी व्यापार की अनुमति मिल गई। साथ ही अंग्रेज़ों को सिक्के डालने की भी अनुमति मिल गई थी। अंग्रेज़ों को भारी रकम अदा करनी पड़ी जो लगभग 17,50,000 के आसपास थी। यह रकम उस समय बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो इन सब संधि की बातों का पालन करना था, लेकिन इन सब के बाद भी मीर जाफ़र की समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी। उसके सामने और भी बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे पूर्णिया और मिदनापुर के जो जमींदार थे उन्होंने मीर जाफ़र को नवाब मानने से ही इनकार कर दिया। वहीं जो दुर्लभ राय था उसकी भी वफादारी पर संदेह था और मीर जाफ़र दुर्लभ राय का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके ऊपर अंग्रेज़ों का वरदस्त था। वहीं मुग़ल बादशाह का जो लड़का है उसमें उसका शाह आलम था, वो स्वयं चाह रहा था कि मुझे सिंहासन मिले और इसलिए वो षड्यंत्र कर रहा था कि बंगाल के माध्यम से दिल्ली जाने का रास्ता ढूंढने का प्रयास किया जाए। और साथ ही अंग्रेज़ों को भी यह आशंका थी कि मीर जाफ़र है वो शायद डच्चों के साथ मिलकर के भारत से अंग्रेज़ों का प्रभुत्व खत्म करना चाहता है। ऐसी आशंका भी अंग्रेज़ों के मन में आई। हम यह जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा है कि 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में डचों को अंग्रेज़ों ने पराजित किया। तो ये प्लासी के बाद में जब अंग्रेज़ों को ये लगा कि डच और बंगाल गुटबंदी कर सकते हैं तो उन्होंने पहले डचों को हरा करके भारत से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र के ऊपर भी इसको ज़्यादा संदेह पैदा हो गया। तो इन सब परिस्थितियों के कारण मीर जाफ़र की स्थिति है वो थोड़ी विकट हो गई। वह न कठपुतली बन करके रह सकता है और न ही शासक बन सकता है। इसलिए वो अंग्रेज है वो इसको कई बार हटाने की भी सोच रहे थे। और इसी समय एक और नया विवाद पैदा हुआ जब मीर जाफ़र का पुत्र मीरन और उसका दामाद मीर कासिम दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए विवाद हुआ और इस विवाद का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाते हुए मीर जाफ़र को हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। और यह एक गुप्त संधि हुई और इसका जो गुप्त संधि पर जो अंग्रेज गवर्नर जो व्यक्ति था जिसने हस्ताक्षर किया उसका नाम था वेंसीटार्ट और यह समझौता 1760 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के माध्यम से मीर जाफ़र है वो पद से हटा दिया गया। इसको बंगाल की दूसरी क्रांति भी कहा जाता है। पहली क्रांति में जब मीर जाफ़र राजा बना, दूसरी में मीर कासिम बना।
मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था और वह यह सोचता था कि मैं शासक बनकर के बंगाल की अवस्था को सुधार सकता हूं और अंग्रेजों को भी जवाब दे सकता हूं। इसलिए उसने अपनी रणनीति को के तहत उसने अपनी पसंद के अधिकारियों के साथ नौकरशाही का पुनर्गठन किया। अंग्रेजों के जो पसंद के व्यक्ति थे या उनके प्रभाव वाले व्यक्ति थे उनको पदों से हटाना शुरू कर दिया, वहीं अपने व्यक्तियों को नौकरी पर लगाया। सेना की कौशल और क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया और यूरोपियन सैन्य तकनीकों को अपनाने के लिए उसने फ्रांसीसियों से भी मदद लेने की कोशिश की। साथ ही वह अंग्रेजों से थोड़ा दूर रहना चाहता था ताकि दैनिक गतिविधियों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले गया ताकि कलकत्ता से वो थोड़ा दूर जा सके। और साथ ही जो दस्तक प्रथा थी जिसके कारण अंग्रेजों को व्यापार करने की विशेष छूट मिली हुई थी, उस दस्तक को पूरे सिस्टम को मीर कासिम ने ख़त्म करके भारत के व्यापारियों को भी निजी व्यापार करने की छूट दे दी और बिना कर दिए वो पूरे भी बंगाल में व्यापार कर सकते थे। और हम ये जानते हैं कि सिराजुद्दौला के साथ भी यही हुआ। जब उसने भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक दे दिया तो अंग्रेज़ों को बुरा लगा और फिर प्लासी का युद्ध हुआ। और यही बक्सर के साथ में हुआ, जब निजी व्यापार करने के लिए भारतीयों को भी कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी तो वो अंग्रेज लोगों ने फिर से मीर कासिम को जवाब देने के लिए निश्चय किया। और फिर 1763 के आसपास वहाँ छोटे छोटे 3 संघर्ष हुए और इन 3 छोटी लड़ाइयों में मीर कासिम पराजित हुआ। वो भाग करके पहले मुंगेर चला गया, लेकिन वहाँ भी उसको आशंका थी अंग्रेजों के आने की, इसलिए वो भाग करके पटना चला गया। और फिर वहाँ से वो अवध चला गया, जहाँ पर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय वास्तव में मुग़ल शासक जो था वो एक निर्वासित शासक था और इसको अंधा करके यहाँ बिठा दिया गया था, तो वो भी अपने अस्तित्व की खोज में ही था। और इन तीनों ने मिलकर के एक गुट बनाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने का निश्चय किया। और यह युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को पूरी क्षमता और तैयारी के साथ में तीनों सेनाएं वो बक्सर के मैदान में आकर खड़ी हुई। और इस युद्ध में मीर कासिम का जो पूरा का पूरा गुट था ये पराजित हो गए। और इस पराजय के साथ में ही न केवल अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की शक्ति और प्रतिष्ठा धूल में मिल गई, बल्कि मुग़ल बादशाह की भी रही सही प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गई। और युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव, जो पहले भी बंगाल में था और प्लासी के युद्ध के समय उसने ही ये पूरा कार्य देखा था, उसको पुनः बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। और वह आता है तो फिर अंग्रेज है वो इन शासकों के साथ में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करते हैं। और इस संधि के 2 भाग हैं, एक भाग मुग़ल बादशाह के साथ में, दूसरा अवध के नवाब के साथ में है। जो मुग़ल बादशाह शाह आलम के साथ में जो संधि की थी उसका जो प्रावधान है वो है कि कंपनी के संरक्षण में आ गया। अब है वो कंपनी कहेगी ऐसे ही शाह आलम को काम करना पड़ेगा, यहाँ तक कि शाह आलम को पेंशन भी कंपनी की तरफ से दी जाने लगी। साथ ही अवध के पास जो इलाहाबाद और कड़ा के इक्ते थे, ये दोनों ही उस अवध के नवाब से लेकर के मुग़ल बादशाह को सौंप दिए गए। और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई और उसके बदले में कंपनी को 26 लाख रुपए बादशाह को, मुग़ल बादशाह को देने थे। दीवानी और निजामती 2 प्रकार के मामले हुआ करते हैं। दीवानी मामलों का मतलब होता है व्यक्तिगत हितों से संबंधित मामले, जिसमें खास करके संपत्ति वाले मामले आते हैं। और इसका जो बड़ा हिस्सा है वो कर वसूली और कर संबंधी विवादों के संदर्भ में आता है। तो अंग्रेजों को आर्थिक रूप से तो सभी शक्तियां मिल गई, लेकिन निजामती कार्य है वो अभी भी मुग़ल बादशाह के पास में रहा। और जो मुग़ल शासक है वो जो निजामती कार्य देखता रहता, इसके बदले में अंग्रेज उनको 53 लाख रुपए भी दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब
दीवानी मामलों पर तो पूरा पूरा नियंत्रण हो ही गया अंग्रेजों का, लेकिन निजामती कार्य भी मुगल बादशाह ने किराए पर दे दिए अंग्रेजों को। तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं दोनों ही निजामती और दीवानी अंग्रेजों के पास में आ गई, लेकिन दीवानी मामलों का तो दायित्व कंपनी का बनता है, लेकिन निजामती कार्यों का दायित्व है वो मुगल बादशाह का बनता है। तो ये इस प्रकार से एक छोटी शासन व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, जिसको बाद में इसी के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है, जिसका मतलब होता है दोहरा शासन, कंपनी का शासन और मुगल बादशाह का शासन। और इसका इतना विकृत स्वरूप था और इसके इतने दुष्परिणाम निकले कि बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि अंग्रेजों के पास में सभी अधिकार थे लेकिन दायित्व कुछ भी नहीं था। मुगल बादशाह के पास में दायित्व सब थे लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं था। तो हम ये जानते हैं कि अधिकार और दायित्व एक साथ आते हैं, और ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह के साथ प्रावधान किए गए। वहीं अवध के नवाब के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया और एक सैनिक संधि की गई, जिसको जो सहायक संधियां जिसको बाद में कहा जाता है, उसमें अवध को एक बफर स्टेट या मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा गया और वहाँ पर रेजिडेंट बैठ गया। और जब भी अवध पर कोई दूसरा राज्य यदि आक्रमण करता है तो अंग्रेजों की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी सुरक्षा करे। तो इस प्रकार से मुगल बादशाह और अवध के साथ में एक संधि की गई। तो अब अपन देखते हैं कि बक्सर के युद्ध का महत्व क्या है। बक्सर के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इसने प्लासी के कार्य को पूर्ण किया, क्योंकि प्लासी है वो एक छोटी सी सैनिक झड़प थी। इसमें कोई रणनीतिक या सामरिक दृष्टि से कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं था या कोई घटनाएं नहीं हुई, लेकिन बक्सर में सैनिक दृष्टि से तीनों सेनाएं वो पूरी क्षमता के साथ लड़ी थी, उसके बाद भी हार गई। तो एक तरीके से भारत की सेनाओं की कमजोरी यूरोपियन सेनाओं के सामने खुल करके सामने आ गई। तो जो प्लासी ने जो अधूरा काम छोड़ा था, क्योंकि अभी लोगों के मन में विश्वास था कि मुगल बादशाह से तो अंग्रेज हार ही जाएंगे, लेकिन वो भ्रम भी अब टूट गया। मुगल बादशाह अंग्रेजों का संरक्षण में आ गया और बंगाल है वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के राजनीतिक नियंत्रण में आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद में मीर जाफर को बिठाया गया, जो कठपुतली था। मीर कासिम भी कठपुतली था, लेकिन मीर कासिम कठपुतली बनकर के रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने विद्रोह किया और यह अंग्रेजों को पसंद नहीं था। तो कासिम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह एक स्टेटमेंट कई बार इतिहासकारों द्वारा दिया जाता है कि उनके भी युद्ध का कारण क्या था। तो इतिहासकार ये बताते हैं कि अंग्रेज चाहते थे कि मीर कासिम कठपुतली बना रहें और मीर कासिम चाहता था कि मैं कठपुतली न बनूं, और इसके ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। फिर भी अब बंगाल पर है वो पूरा नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया। अब जो भी शासक बनने वाला था आगे नाम मात्र का होगा, उसको पता है कि मैंने यदि कुछ किया तो हाल जो मीर जाफर और मीर कासिम का वही अंग्रेज मेरा भी हाल करेंगे। इसलिए इसके बाद में किसी भी बंगाल के शासक ने कोई इस प्रकार के कदम उठाने का कोई प्रयास नहीं किया। और इस प्रकार से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई और इस शासन प्रणाली का सबसे जो पहला प्रयोग था वो द्वैध शासन प्रणाली के रूप में आया, जो लगभग भारत में 7 वर्ष तक 1765 से 1772 तक चला। 72 में जब वारेन हेस्टिंग्स आया तब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको खत्म किया गया था। तो ये 7 सालों में बंगाल को खूब लूटा गया। चारों तरफ से जो बंगाल के जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनको नष्ट किया गया, किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। तो इस प्रकार से ये भी बक्सर की लड़ाई के ही परिणाम हुए हैं। तो आज हमने देखा कि बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों ने प्रवेश किया और फिर वो बंगाल से होकर के आगे अवध तक तो पहुंच गए हैं और दिल्ली का बादशाह भी उनके संरक्षण में है। अगले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि भारत का जो नक्शा है उस पर किस प्रकार से अंग्रेजी ध्वज है वो धीरे धीरे विस्तारित होता गया।